मौजों में इसतराब नहीं, यानी तूफान आए तो पानी में हलचल पैदा हो जाती और ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ता। तो हमारे बीच में अभी हमारे मेहमान खास जनाब मोहतरम डॉक्टर अतुल्ला वाजपेयी साहब तशरीफ ले आए हैं। हम अहले मोहल्ला की जानिब से, मस्जिद इंतजामिया की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और ये तवक्को करते हैं कि लफ्ज़ इंसानियत की रगों में और रगे गुलू के अंदर जो क्लॉट आया हुआ है, रब करे कि इन मंचों से ये बातें चलती रहे और उनको रुग्णता से और विकलांगता से हम और आप बचा लें। धन्यवाद, शुक्रिया। Respected dignitaries, learned scholars, esteemed guests, dear parents, and most importantly, my dear young brothers and sisters. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए। तनवीर ने मुझे कहा कैरियर काउंसलर तो मैं नहीं हूँ, इन्होंने बताई दिया कि लहू में से क्लॉट निकालता हूँ, एक प्लम्बर हूँ, ग्लोरीफाइड प्लम्बर हूँ। तो बेसिकली उन्होंने मुझे कहा तनवीर कि आप अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपने आप को गिनीपिग बना के एग्जाम्पल लेके बताइए कि कैसे कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मुझे लगता है बचपन से शायद एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करें अपने आप में। जब शुरुआत में, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं कह सकता आप सब लोग शहर में पढ़ रहे हैं, शहर के वासी हैं, कस्बे के वासी हैं। शायद मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, मेरे फादर एक सरकारी मुलाजिम थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा सा फार्म हाउस था जिससे करीब 5 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता था। तो वहाँ तालीम के लिए जाते थे 5 किलोमीटर, मैं और मेरा भाई। उस ज़माने में पैदल चल के जाते थे, अब लगता है संघर्ष है, तो शायद उस वक्त वो फन था। तो रोज़ जाते थे, स्कूल जाते थे। उस ज़माने में अपना दही भी ले जाना होता था, अपना खुद का, क्योंकि उस वक्त कमरे नहीं होते थे। पाठशालाओं में अक्सर पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी प्राइमरी एजुकेशन में। तो ये प्राइमरी एजुकेशन थी। ये बात कर रहा हूँ डेजर्ट की, बीकानेर की। तो हम वो स्कूल में गए प्राइमरी एजुकेशन में। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। रास्ते में झाड़ियाँ होती थी, सांप बिच्छू होते थे, तो लकड़ी बड़ी सी लेके जाना पड़ता था साथ में ताकि बच्चे सब साथ साथ जाते थे। मेरा भाई थोड़ा शरारती था, बदमाश था, तो उसने एक दिन एक छोटे पप्पी को लकड़ी से मार दिया। तो सारा वो कुत्तों का झुंड मेरे को और मेरे भाई को उन्होंने पकड़ लिया। 14 इंजेक्शन लगे पेट में। ये सब बातें बताने का पर्पज़ ये है कि देखिए, शुरुआत में जब आप कुछ भी जब काम करते हैं तो इट रियली डज नॉट मैटर कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब शहर आया, तनवीर और हम दोनों सरकारी स्कूल में पढ़े। पढ़ते पढ़ते हमने MBBS कर लिया। मंसूर हमारा जूनियर था MBBS में। 2-4 हज़ार रुपये में मात्र MBBS हो गई। सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़े RMT से। MD कर लिया, पैसे मिलते थे MD में। लगा कि और कुछ करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, कि उदयपुर में पढ़ाई कर ली। तो आगे सोचा किसी राष्ट्रीय संस्थान में, किसी नेशनल इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ पढ़ाई करें। तो PGI में DM करने के लिए SGPGI में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ चले गए। देखिए, किसी भी स्टूडेंट को शुरुआत में, देखिए कुछ चीज़ें मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, एक तो आपको पहचानना होता है कि व्हाट इज़ योर टैलेंट। आप जैसे अभी मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, आपको क्या लगता है आप किस में बेहतर कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। हार्ड एंड स्मार्ट से मेरा मतलब ये मेहनत भी करनी है। स्मार्ट की बात करूँ, सपोज मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो पहले पहचाने ये मेरे अंदर ऐसा शौक है क्या। क्योंकि देखिए, डॉक्टर में कंपैशन है क्या मैं सर्व करना चाहता हूँ, क्या मैं एक एथिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। तो ये समझना जरूरी। स्मार्ट वर्क, किसी हार्ड वर्क करते हैं हम, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। लेट्स से आप में से कोई पायलट बनना चाहता है,
आज एक कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए 15-16 लाख साल के लगते हैं, जो हर कोई नहीं दे सकता है। स्मार्ट वर्क ये होगा, एक 17 साल के लड़के को पायलट बनने का शौक है तो वो पता करे, वो एनडीए का एग्ज़ाम दे, एनडीए के थ्रू पायलट बने, आप 30-35 साल में वहाँ पे रिटायरमेंट भी ले सकते हो। फिर जब आप एक कमर्शियल पायलट बनोगे तो 6 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी आपको आज की तारीख में। तो स्मार्ट वर्क, आज अगर आप मुस्लिम हैं तो एक एडवांटेज है कि आप माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, देयर ऑलमोस्ट 60-65 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मेरे लिए 50% सीट रिजर्व है। तो स्मार्ट हार्ड भी करना है, ऐसा नहीं है वहाँ पे भी आपको नीट क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, एबिलिटी विल मैटर देयर ऑल्सो, बट आपको हार्ड और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तीसरा चीज, अपने समय का सदुपयोग यानी जुडिशियस यूज करें समय का, टाइम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज, स्टे ग्राउंडेड, अपनी रूट से जुड़े रहें। मैं जो आगे की मेरी जर्नी बताऊंगा उससे पहले स्टे ग्राउंडेड से मेरा मतलब ये है, देखिए आज मैंने अभी इन दिनों में न्यूरोथियोलॉजी में काम करता हूँ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन, वो रिलीजियस जो मेरी अपनी रिसर्च, जो पब्लिश रिसर्च है, हम किसी भी तरह का मेडिटेशन करते हैं, आधा घंटा अगर रोज करते हैं तो हमारे ब्रेन में 12 हफ्ते के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। वो चेंजेस मैंने कैसे देखे, ये पब्लिश डेटा है सारा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, आप गूगल करके देख सकते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के जो फ्रंटल पार्ट है, ब्रेन का आगे का पार्ट है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, अटेंशन स्पान होता है, वो बेटर होता है। हम छोटी मोटी ट्रिवियल चीज़ों को भूलने लगते हैं, छोटे मोटे झगड़ों को इग्नोर करने लगते हैं, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, हमारा इग्नोरेंस बढ़ता है, नेगेटिव चीज़ों के लिए हम प्रायोरिटी बेटर डिसाइड करने लगते हैं। अब ये सब कैसे मेजर करते हैं हमने, मैं ये बता रहा हूँ संक्षिप्त में, कि हमने साइकोमेट्रिक टेस्टिंग किया शुरुआत में और 12 हफ्ते के बाद मेडिटेशन के। तो मेरे कहने का मतलब, मैं आपको वो नहीं सिखाना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये आप करते हैं, नमाज डेली पढ़ते हैं, इट विल हेल्प यू हियर। तो ये चौथा जो मैंने क्वालिटी कहा कि ये कॉन्सेंट्रेट करना सीखें, ये आपके ब्रेन को बेटर करेगा। वेल, आगे बढ़ते हैं। डीएम न्यूरोलॉजी किया। चौथा एक और पॉइंट है, मैं अगेन आ रहा हूँ, एप्टीट्यूड था मुझ में, मेंटर, सीक मेंटर इन लाइफ। जब एमडी कर रहे थे, मंसूर जानता है, हमारे डॉक्टर अब्बास सैफी करके बहुत ही रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं यहाँ के, उनका इतना प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि उस वक्त सोचा कि न्यूरोलॉजी करेंगे। ब्रेन एक बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन है, इसी पे काम करेंगे। तो डॉक्टर सैफी का जो प्रभाव था, तो न्यूरोलॉजी तो एमडी में काफ़ी कुछ सीख ली। फिर जब डीएम करने गए तो एक और मेंटोर मिले, प्रोफेसर मिश्रा। उन्होंने बताया कि हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, हमारा अनुसंधान कैसा होना चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन को सर्व कर सके। हमारी प्रॉब्लम, हम यूरोप और यूएस को कॉपी नहीं कर सकते, उनके पेपर्स कॉपी नहीं कर सकते, उनकी रिसर्च कॉपी नहीं कर सकते। हमें अपना इनोवेटिव रिसर्च चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन को सॉल्व कर सके। तो इसके बारे में प्रोफेसर मिश्रा, मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। उसी दौरान जब डीएम खत्म किया तो भारत में पहली बार जो बता रहे कि लकवा या स्ट्रोक जो होता है उसमें ब्रेन का एंजियोग्राफी करके वो क्लॉट को निकाल देते हैं। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो 24 घंटे में करनी होती है लकवे के पेशेंट्स में। तो लकवा रिवर्स हो जाता है कई बार और ब्रेन में डैमेज बच जाता है हमारा। तो ये टाइम पे करना होता है, टाइम इज ब्रेन। तो लकवे के मरीजों में ये चीज़ शुरुआत हो रही थी देश में उस वक्त 20 साल पहले, 20-22 साल पहले। अगेन डॉक्टर शाकिर हुसैन जो कि दिल्ली में थे, उनको कहा कि मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ ये चीज़। उस वक्त 2 या 3 लोग कर रहे थे पूरे देश में। उनके साथ गए, उन्होंने सिखाया साथ में, उन्होंने जहाँ से उन्होंने सीखा था ज्यूरिक, वहाँ भेजा मेरे को। ये भी देख के आओ, तुम दूसरा एक्सपोजर भी लो दुनिया में कि वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं। तो हैविंग ए मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस। वहाँ पे प्रोफेसर एंटोनियो वालावानिस थे, उनके साथ काम किया। तो ऐसे अपने आप को रिफाइन किया। देखिए ये पैशन था, ये लंबे, मुझे आज भी मैं ये नहीं कह सकता ये मेरा संघर्ष था। I enjoyed every bit of my journey right from the time when I was going to a school in vicinity of a town, you know. MD हो, DM हो, ये लंबे जो एजुकेशन के ईयर्स होते हैं ना, शायद ये सब जब आप किसी की जान बचाते हैं अपने हुनर से, अपनी स्किल से, तो ये सब चीज़ें आपको जो रिवॉर्ड मिलता है ना, जब वो मरीज खुश होकर जाता है, जब वो दुआएं देता है, तो सब रिवॉर्ड मिल जाता है आपको अपनी मेहनत का।
सो बेसिकली ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई कि एज ए स्टूडेंट अब ये एटीट्यूड जीवन भर चलता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड possess एज ए स्टूडेंट। एंड यू आर ऑलवेज स्टूडेंट, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट। आज मैं प्रोफेसर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। जब मैं उदयपुर आया उसके बाद मैं निमांस चला गया, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, जो कि अगेन एशिया का सबसे बड़ा न्यूरो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 1 साल वहाँ काम करने के बाद मुझे कुछ कमी लगी उसमें भी, तो उस वक्त उदयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग गया था। मुझे यहाँ जो कैथ लैब मिली थी डॉक्टर कीर्ति जैन करके, आई एम टॉकिंग ऑफ मेंटोर्स आई हैड इन माई लाइफ, ही ब्रॉट मी बैक टू उदयपुर। उस वक्त बहुत ही बढ़िया कैथ लैब बनाई थी यहाँ पे उन्होंने। तो कैथ लैब का मतलब होता है जहाँ ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं, क्लॉट निकालते हैं, ब्रेन हेमरेजिक केस होते हैं उसमें जो गुब्बारा या एन्यूरिज्म बोलते हैं वो फट जाते हैं तो उसको फिक्स करते हैं। तो वो बिना ऑपरेशन के सब चीज़ें शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले उदयपुर आके ये सब काम शुरू किया। अब ये चैलेंज अलग है, मुझे काम आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट द न्यू चैलेंज स्टार्टेड। आई वॉज गेटिंग वेरी वेल पेड, मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिलती थी, पैसा बहुत अच्छा मिलने लगा। पर प्रॉब्लम क्या थी, आप में से कुछ लोग अगर जानते हो, हमारे यहाँ आज भी सोसाइटी में लकवे के लिए एक भ्रांति है, एक मिथ है। लकवे के पेशेंट अस्पतालों से ज़्यादा मंदिरों में मिलते हैं। हमारे पास में आवरी माता टेम्पल है यहाँ पे। मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल ऐसा है जहाँ पे लकवे के लिए ही वो टेम्पल चलता है। हम सबको भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, किसी भी नाम से हो। पर देखिए ये बड़ा चैलेंज था। अच्छा, उनका भी सही था कि लकवे में क्या करते हो आप, कोई वीआईपी पेशेंट होता है तो उसको आईसीयू में डाल देते हो, क्यों मंजूर भाई? कोई पुअर पेशेंट हो जनरल वार्ड में, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो पेशेंट्स वर हीलिंग बिकॉज ऑफ फेथ, सो देयर रिकवरी वॉज बेटर। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, एक तो फेथ, दूसरा अगर कोई वो टेम्पल के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे बार्स लगा रखी हैं, कहीं भी आदमी को खड़े होकर जाता है, कहीं बैठ के जाता है, कहीं लेट के क्रॉल करके जाना पड़ता है माता जी के दर्शन के लिए। तो आप सोचिए ये 400 साल पहले उनका दिमाग कितना तेज रहा होगा कि उन्होंने फिजियोथेरेपी डेवलप कर दी मंदिर में। फिजियोथेरेपी जिसपे दवाइयाँ तो थी नहीं, तो रिकवरी आ रही थी, तो मेडिकल कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, वहाँ तो होते ही 90% पेशेंट वहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से इजाज़त वो देते नहीं थे, अंदर मंदिर में नहीं आने देते कि भगवान के दरबार में डॉक्टर है क्या क्या आप इनसे पूछो। तो मैं प्रैक्टिकली आई विजिटेड एवरी टेम्पल इन द होल साउथ राजस्थान, एमपी एंड गुजरात, जो विसिनिटी में आई वेंट देयर। कि मेरे को जानते कई लोग, केवल उन्होंने पत्थर भी मारे, भगा भी दिया बट जर्नी कंटिन्यूड। उसी टेम्पल के चीफ प्रीस्ट को जब लकवा हुआ तो मेरे पास आए, वो ठीक हो गए बाई चांस, समय पे आ गए थे, ठीक हो गए। फिर वहाँ के जो आरएस ऑफिसर जो इंचार्ज थे वो भी ठीक हुए। तो समहाउ फेथ डेवलप हुआ कि मैंने कहा पहले मेरे पास भेज दो, जो 24 घंटे गोल्डन आवर्स में मेरे पास भेज दो, फिर आपकी श्रद्धा है तो आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जाइए। तो दैट्स हाउ द होल स्टोरी अनफोल्डेड। फिर प्रॉब्लम क्रिटिकल थिंकिंग, उसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो मैं बैठ जाता है, सैलरी लेता या फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता उदयपुर से वापस। क्योंकि ये राजस्थान में ब्रेन का पहली बार एंजियोग्राफी शुरू किया हमने, उस वक्त अहमदाबाद में भी नहीं होता था। सो देयर वाज नो टेकर फॉर माय वर्क। तो अवेयरनेस ही नहीं थी, पेशेंट्स ही नहीं आते थे टाइम पे, तो काम ही नहीं था। 2 साल जब स्ट्रगल किया तो उसको सोल्यूशन उसका निकला। आज की तारीख में देखिए बिल्कुल ही कंप्लीट फेस लिफ्ट, आज कम से कम 10 सेंटर में राजस्थान में होता है, चीज़ हर जगह होने लग गया है। फिर ज़्यादातर पेशेंट को आज भी पॉकेट से पे करना पड़ता है, जो थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं वो 2.5-3 लाख का पड़ता है। हर पेशेंट 2.5-3 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की स्कीम में वो कवर्ड नहीं है। तो क्या करें, पेशेंट बोलते थे कि चलो पैसा तो लगा देंगे, ज़मीन बेच देंगे, पैसा दे देंगे, डॉक्टर साहब गारंटी क्या है कि मरीज़ ठीक हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। गारंटी तो वाकई भगवान ही दे सकता है, हमारे हाथ में गारंटी तो नहीं होती है। फिर भी सोचा कि क्या करें ऐसा कि पता चल जाए कि ब्रेन में सीटी स्कैन में पता नहीं चलता है। शुरू का सीटी करते हैं, शुगर करते हैं और थ्रोम्बेक्टोमी कर देते हैं, एंजियोग्राफी करके अगर ब्लॉकेज दिखता है तो उसको हटा देते हैं। तो हमने सोचा हम ऐसा क्या करें कि हमें ये पता चल जाए कि इस मरीज़ को ज़्यादा फायदा होगा, इसको इतना फ़ायदा नहीं होगा ये करने से, बिकॉज दैट इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ विद अस। ये हमारी प्रॉब्लम थी। यूरोप में फ़र्क नहीं पड़ता, यूएस में फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनका इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, तो उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बट इट वॉज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। मेरे 80% पेशेंट रिफ्यूज़ करते थे इस वजह से, बिकॉज ऑफ कॉस्ट। पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस आई तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट था।
उसके लिए भी हमने अपनी लैब में जो रिसर्च किया, एक डीएनए हर न्यूरॉन में होता है, उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट हर ब्रेन सेल या किसी भी सेल में डीएनए होता है। डीएनए जब बहुत ज़्यादा लिबरेट, अगर बड़ा डैमेज होगा तो बड़ा डीएनए लिबरेट होगा, तो वो 200 रुपये में वो टेस्ट करके आप पता कर सकते हो कि कितना डैमेज होगा। पूरा ही ब्रेन डैमेज हो गया, अगर डीएनए लेवल इज़ वेरी हाई 50 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा, तो उसको ना करना बेहतर है, बिकॉज वी हैव लॉस्ट कंप्लीट ब्रेन। So this worked very well. So this was first time this we published from the country, इंडिया में नहीं बल्कि अभी पूरी दुनिया भर में बायोमार्कर। अभी ये टेस्ट ईजाद भी कर लिया, सब कुछ हो चुका है। I mean गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का हेल्प भी मिला था उसमें। प्रॉब्लम ये उसमें 3-4 घंटे लगते हैं रिजल्ट आने में। तो ब्रेन में हर मिनट मैटर करता है। जो ब्रेन सेल जो डैमेज होती है, जो खत्म होती है, वापस नहीं बनती। ब्रेन डिजनरेट नहीं करता, स्किन बन जाती है, हार्ट बन जाता है, लीवर बन जाता है, बट ये ब्रेन नहीं बनता, दिमाग वापस नहीं बनता एक बार डैमेज हो गया तो। एनीवेज उस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि उसको पीओसीडी में कैसे कन्वर्ट करें। पीओसीडी मतलब आप जानते हैं ना, प्रेगनेंसी किट होता है, ताला बदल गया, पॉजिटिव नेगेटिव, यूरिन स्ट्रिप्स आती है, तो उसको ऐसा टेस्ट में बदल रहे हैं जो मिनट्स में पता चल रहा है। तो ये जद्दोजहद अभी जारी है। तो कुल मिला के देखिए, जैसा उन्होंने बताया पहले, पैशन है अगर आप में किसी चीज़ के लिए, आपको लगता है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, तो फिर उस पे आप न सिर्फ हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, समय दीजिए उसको, सीक मेंटोर्स। ये सब बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह अप्रोच करें लाइफ को, तो शायद हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं इससे। क्योंकि देखिए, ये नॉलेज इज ऑन गोइंग जर्नी। सिंस देखिए, मैंने आपको बोला कि इवन आई वॉज जस्ट रीडिंग समवेयर कि शायद इवन होली कुरान में भी ये लिखा है, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, इट इज सूरा नंबर 39, where it is written, there is no comparison between a person who has a knowledge and who does not have. Same thing written in Gita also. There is nothing more purified than knowledge. So knowledge का quest है, ये तो हमेशा रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा आपके साथ, बट आपको उसमें आपकी थिंकिंग रखनी है, फॉलो नहीं करना है, मिमिक नहीं करना। ये डॉक्टर बन रहा है तो मैं बन जाऊँ, नहीं बनना है। इतने सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आजकल, इतनी ज़्यादा है। वो ज़माना गया, मेरे पेरेंट्स के टाइम पे होता था डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कॉमर्स दिलाना है, ह्यूमैनिटीज़ इस टॉप ब्रांच। ऐसी ब्रांचेज आ रही हैं कि लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप बोलेंगे हिस्ट्री और मैथ्स का क्या रिलेवेंस है, क्या कॉम्बिनेशन है, बट दोज हू वर्क इन एकेडमिक्स दे विल टेल यू देयर आर मेनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आप हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री को कैलकुलेट करें तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा आपकी सोसाइटी का। सो बच्चों, इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ें अपने मुताबिक, और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स फोर्स ना करें, उनको गिव देम विंग्स टू फ्लाई। दूसरा चीज़, मेरे माँ बाप ने अगर ये सोचा होता मेरा बच्चा उदयपुर में रहे, बाहर नहीं जाए, देखिए ज्यूरिक में जब ट्रेनिंग करने गए थे तो हिंदुस्तानी क्या है, हम सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अकोमोडेशन ढूंढते हैं। जापान से आता है वो आदमी अच्छी, तो जिस एरिया में रहता था वो थोड़ा क्राइम प्रोन एरिया था। रात को जब रूम लिया था 7 बजे बाद निकल नहीं सकते थे, वो फायरिंग वायरिंग होती थी, वो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम था। और मेरे माँ बाप के लिए भी मसला था वो। तो बच्चों को फ्री करना पड़ेगा आपको, पेरेंट्स को कह रहा हूँ भैया, अगर चाहते हैं बच्चे आपका, आपके परिवार का, आपके देश का नाम रोशन करें तो उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने ही रहे, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो यू हैव टू गिव देम फ्रीडम। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स ऑल्सो, समझें। और जैसा बहुत अच्छा बोला, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आई मीन ये फ्रीडम देनी पड़ेगी। और दैट इज़ हाउ, बिकॉज यही सब लोग, आई मीन हमारे देश का मुस्तकबिल तो यही है, तो यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सो you will bring name to your family, to your community, to your nation। कमतर ना समझें, विश्वास रखें। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप तो शहर में रहते हैं, आपको तो स्कूल भी हासिल है। शुरुआती दौर में हम उस समय से निकले जहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही आप मुझसे चाहते थे। तो तनवीर भाई ने अपना रास्ता पकड़ लिया, इनकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स थी, ये अपने हिसाब से अपनी तरक्की कर रहे हैं। इनके माँ बाप ने इनको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया होता तो ये फेल हो जाते हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे बिजनेसमैन बनाया होता तो मैं फेल हो जाता। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। तो आई विल फिनिश हियर विद दिस कोट, सितारे उन्हीं को मिलते हैं जो रातों से नहीं डरते हैं,
अंधेरे में चलने का हुनर भी एक फन है, यकीन खुद पे रखिए। ख्वाब सब अधूरे नहीं रहते जब आंखों में जज्बा ज़्यादा हो और नींद कम हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला बाजवी साहब। आपके पूरी बात का लबे-लुआब ये है कि आपको मन से जुड़ना पड़ेगा। कोई भी टारगेट, कोई भी अचीवमेंट लेना चाहते हैं आप। इनके बारे में एक खास बात मैं आपको बताऊं कि उदयपुर में, मैं कॉलेज का हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर पहले आप अभी थे और आपने उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में स्विच ओवर किया, तो आपके मन में एक तड़प थी। आप जब मेरी डिस्कशन इनसे हुई तो उन्होंने कहा कि यार मैं जो है बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो है कोई कॉलेज नहीं था। और उनका कहना था कि यार मैंने जो सीखा है वो मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। मेरा मन ये करता है कि मैंने जो सीखा है वो चीज़ मैं बच्चों को दूं, अपनी आवाम को दूं, ताकि वो आगे से आगे जो अवाम नास की भलाई के लिए वो काम करता रहे। और यही वजह है कि भी आज ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमारे को इंस्पायर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि भाई आगे कैसे बढ़ना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।